गया? यस स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको इंपॉर्टेंटली एक लाइन बताई थी कि जो मूवमेंट्स होते हैं, मूवमेंट्स और लोकोमोशन में क्या रिलेशन होता है कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट नॉट ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। दूसरी बात, मैंने आपको टाइप्स ऑफ मूवमेंट बताए थे, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अमोइबॉइड मूवमेंट, ठीक है। तो वो आपको याद होगा कि अमोइबॉइड मूवमेंट जो होते हैं, दो टाइप के सेल्स परफॉर्म करते हैं, एक होते हैं मैक्रोफेजेस, एक होते हैं ल्यूकोसाइट। दूसरा टाइप ऑफ मूवमेंट मैंने बताया था आपको सिलेरी मूवमेंट। सिलेरी मूवमेंट में आपने डिस्कस किया था कि सीलिया कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ट्रैकिया हो गया, वहां पे प्रेजेंट होते हैं, और फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं। और थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट हम लोगों ने देखा था, जहां पे लास्ट हम लोगों ने खत्म की थी क्लास, तो वो हो गया मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से डिफरेंट एनिमल्स और पर्टिकुलरली लोकोमोशन एंड मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो वहां से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पे देखिए बेटा, तो यहां पे हम लोग मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है ये मसल्स के ऊपर ही है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले मसल्स की जो ओरिजिन है बेटा, उत्पत्ति जो होती है इसकी, वो कौन सी होती है? मेसोडर्मल होती है, ठीक है। तो मेसोडर्मल आपको पता होगा बेटा, आपने तीन टाइप की लेयर्स पढ़ी है, एक मेसोडर्मल, एक एक्टोडर्मल और एक एंडोडर्मल, ठीक है। उसमें से जो मिडिल लेयर होती है मेसोडर्मल, उससे ये क्या होती है? मसल्स ओरिजिनेट होती है। बट यहां पे भी एक क्वेश्चन आ जाता है और एक एक्सेप्शन आ जाता है कि क्या सारी की सारी मसल्स मेसोडर्मल ओरिजिन? नहीं बेटा, जो एक्सेप्शन है इसके अंदर हो गई बेटा, जो एक्टोडर्मल ओरिजिन मसल्स होती है वो हो गई आपकी, एक तो आइरिस हो गई बेटा, और एक हो गई आपकी सिलेरी बॉडी। क्या हो गई? दो मसल्स हो गई, एक हो गई आइरिस और एक हो गई सिलेरी बॉडी। दोनों ही कहां प्रेजेंट है बेटा? आइज के अंदर प्रेजेंट है। और दोनों ही क्या है बेटा? स्मूथ मसल्स होती है। अभी हम लोग देखेंगे कि स्मूथ मसल्स क्या होती है, वो हम समझेंगे, बट अभी मैंने आपको बता दिया क्या होती है, ये स्मूथ मसल्स होती है। दे आर नॉट स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स नहीं होती है, स्मूथ मसल्स होती है ये, ठीक है। तो बेटा यहां पे हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? हम लोगों ने ये देख लिया कि अध्ययन स्तर होता है, मतलब कि मेसोडर्मल होता है, बाह्य त्वचा उत्पत्ति होती है, मतलब कि एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है, आइरिस मांसपेशिया और पश्चाप काय मतलब सिलेरी बॉडी। तो ये आपका दो मसल्स हैं जिसका ओरिजिन क्या है? उसका ओरिजिन एक्टोडर्मल है, और बाकी जितने भी मसल्स हैं उसका ओरिजिन क्या होता है? मेसोडर्मल होता है। क्या ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। एक टर्मिनोलॉजी होती है कि सार्कोलॉजी और मायोलॉजी, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्टडी ऑफ मसल। बेटा कहीं भी आप देखोगे सार्को से रिलेटेड जो वर्ड आएगा, जैसे कि आपको ना वर्ड अभी देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं सार्कोलेमा, ठीक है। सार्कोलेमा, सार्कोलेमा क्या होती है बेटा? एक सेल की मेम्ब्रेन होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इसका एक नाम और बोलते हैं हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं ना हम लोग बेटा। तो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, इट इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ऐसी एक वर्ड आएगा बेटा कि सार्कोप्लाज्म, है ना, सार्को प्लाज्म। तो सार्कोप्लाज्म का मतलब क्या होता है बेटा? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। तो सेल का क्या है? साइटोप्लाज्म, मतलब कि मसल फाइबर का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म ऑफ सेल हो गया, ठीक है। ऐसी एक वर्ड आएगा बेटा सार्कोजोम, सार्कोजोम। तो सार्कोजोम को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जहां जहां ये जो सार्को वर्ड लग जाता है तो इट इज रिलेटेड टू द मसल्स, वो मसल्स से रिलेटेड है। और सार्कोलॉजी और मायोलॉजी जो हो गई बेटा स्टडी ऑफ मसल्स हो गई। टोटल नंबर ऑफ मसल्स हमारे ह्यूमन बॉडी में कितनी होती है बेटा? 639। अब आपको ये नंबर ध्यान रखना है, आपको ज्यादा मसल्स के नाम याद ही नहीं रखने हैं, है ना। मसल्स के इवन नाम है भी नहीं हमारे, तो हमारे सिलेबस में 639 मसल्स के नाम नहीं है। बट वही आप स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हो, बोन्स के बारे में पढ़ते हो, तो 206 पूरी की पूरी 206 बोन्स के आपको नाम याद रखने पड़ते हैं, है ना। तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि 639 मतलब यहां बच गए हम लोग, 639 मसल्स के नाम याद नहीं करने हमको, जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता दी जाएगी। और वहां पे बोन्स में आपको 206 बोन्स के नाम याद करने होते हैं, और वो इजीली हो भी जाते हैं, आसान होते हैं, क्योंकि बेटा बोन्स जो होती है उनके नाम तो रिपीट ही होते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो बोन है उसका नाम है ह्यूमरस, तो यहाँ पे भी ह्यूमरस होगा, यहाँ पे रेडियस और अल्ना है तो यहाँ पे भी रेडियस और अल्ना होगा। तो इस तरह से रिपीट हो जाते हैं नाम, इसलिए जस्ट दिखने में 206 बोन्स के नाम है, बट वो नेम जो है रिपीट होते हैं, बहुत लिमिटेड नाम है, आपको याद भी हो जाते हैं, है ना। ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। अभी मसल्स के ऊपर फोकस करते हैं हम लोग। एक वयस्क मनुष्य के शरीर के बाहर का 40 से 50%
ठीक है, हिस्सा पेशिया का होता है ना। ये करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आपको पूछा जाता है बेटा। आपको एग्जामिनर दे देता है कि ओनली 30%, ओनली 40%, 40 to 50%, मोर देन 50%। तो आपको ये पता होना चाहिए कितना बेटा, 40 to 50% जो होता है हमारे बॉडी वेट का क्या होता है बेटा, मसल्स होता है। ठीक है, जो भी बॉडी वेट है आपका 100% बॉडी वेट है जो, उसका जो 40 to 50% है बेटा वो क्या होता है, मसल्स होता है। क्या ये बात क्लियर हो गई बेटा? तो इस स्लाइड में आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। सबसे पहली बात हम लोगों ने डिस्कस करी कि मसल्स का ओरिजिन क्या होता है, एक्टोडर्मल ओरिजिन जो मसल्स हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हम लोगों ने ये भी देखा कि स्टडी ऑफ मसल सार्कोलॉजी और मायोलॉजी को कहा जाता है। टोटल नंबर ऑफ 639 मसल्स है। बॉडी वेट का 6 पर्टिकुलरली 40 to 50% क्या होता है, हमारा मसल्स होती है। ठीक है, तो ये स्लाइड आपकी क्लियर है ना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए बेटा, पेशियों के विशेष गुण है ना, स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, उत्तेजनशीलता, मतलब कि एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब यह होता है कि बेटा यहां पे मसल्स के अंदर भी जैसे न्यूरॉन्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होती है, वैसे ही यहां पे भी एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक इंपल्स जनरेट होती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इधर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तेजनशीलता, है ना। तो यहां पे बेटा आपको ये तो पता होना चाहिए कि मसल्स तो एक्साइटेबल है ही, इसके साथ साथ हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे कि न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स भी एक्साइटेबल होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स एक्साइटेबल क्यों होते हैं? क्योंकि न्यूरॉन्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल का मतलब अगर आप सिंपली अभी समझना चाहते हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंपल्स का मतलब क्या होगा बेटा? देखिए जैसे कि हमारे रूम के अंदर वायरिंग होती है और वायर्स के अंदर क्या होता है, करंट दौड़ता है। आपने स्विच ऑन किया, लाइट जल गई या फैन चल गया, मतलब कि उस वायर के अंदर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा है बेटा। और वो क्या है, एक सिग्नल को, एक मैसेज को बटन से, कि बटन ऑन किया तो फैन ऑन होना है, तो वो मैसेज को लेके जा रहा है करंट की फॉर्म में कहां तक, इंस्ट्रूमेंट तक। मतलब कि वो जो फैन हो गया वो रोटेट करने लग गया, लाइट है तो लाइट जल गई। तो वैसे ही बेटा हमारे शरीर के अंदर भी क्या होता है, वायरिंग्स दे रखी है हमको नेचर ने। एक वो वायरिंग्स का नाम हो गया न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आपके बिल्कुल सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ब्रेन से निकलते हैं और पूरे बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यही तो हो रहा है, मैं ब्रेन से सोच रहा हूं कि मेरे को हाथ को मूव करना है और मूवमेंट यहां पे हो रही है, तो वो न्यूरॉन्स के थ्रू क्या हुआ, वो इलेक्ट्रिक इंपल्स जो हुआ वो मेरे मसल्स तक पहुंचा और उसने वो मैसेज किसको पास कर दिया, मसल्स को पास कर दिया, और वो मसल से मैं काम ले पा रहा हूं। तो इसलिए क्या हुआ बेटा, न्यूरॉन और मसल्स दोनों के दोनों क्या हो गए, एक्साइटेबल हो गए। ये बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझाया कि एक्शन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक इंपल्स का क्या रीजन होता है, मतलब कि क्या इसका फंक्शन होता है। और इसको डिटेल में आप पढ़ेंगे बेटा, जहां पे हम नर्वस सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको इसको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ये बहुत सारी चीजें बताई जाएगी आपको कि एक मेम्ब्रेन जो होती है वो पोलराइज रहती है। जैसे ही स्टिमुलस आता है तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलने की वजह से मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है, एंड एट द टाइम ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ मसल, उसी टाइम पे बेटा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होती है और मेम्ब्रेन वापस से रीपोलराइज होती है। तो उसमें मैं उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। ये वाला जो पार्ट है, एक्शन पोटेंशियल वाला पार्ट, इलेक्ट्रिक इंपल्स वाला पार्ट, ये आपको न्यूरॉन्स में ज्यादा अच्छे से सीखने को मिलेगा। यहां पे मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया कि जो न्यूरॉन्स के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वही क्या होती है, मसल्स के अंदर भी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज एक्साइटेबल। ये बात समझ आ गई बेटा। संकुचनशीलता मतलब कि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है बेटा, यही तो खास बात है मसल्स की, जो दूसरे सेल्स में नहीं होती है। मसल्स क्या हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, वो छोटी हो सकती है, वापस से रिलैक्स हो सकती है, तो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। प्रसार्य का मतलब क्या हो गया बेटा, एक्सटेंसिबिलिटी, मसल्स को आप स्ट्रेच कर सकते हो, कर ही सकते हैं बेटा। हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो होता है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन स्टोर होता रहता है, मसल स्ट्रेच होती रहती है, ठीक है ना, स्ट्रेचेबिलिटी उसमें है, जब भी तो वो स्ट्रेच होती रहती है, तो वो स्ट्रेच हो सकती है। और जैसे ही यूरिन बाहर आ जाएगा वो वापस से अपने शेप को मेंटेन कर लेगी। तो जब शेप को मेंटेन कर रही है तो वो प्रॉपर्टी जो हो जाती है उसको बोलते हैं बेटा एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। तो यहां पे कुछ गड़बड़ हो गई है, एक्साइटेबिलिटी की जगह पे क्या होना चाहिए था बेटा, इलास्टिसिटी होना चाहिए था, ठीक है। तो ये
छोटी सी मिस्टेक हमारे ऑपरेटर से हो गई है, टाइप करने में कोई दिक्कत नहीं है। इलास्टिसिटी, एक्सटेंसिबिलिटी होगी, प्रत्यास्थता मतलब कि इलास्टिसिटी इसकी प्रॉपर्टी हो गई। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है बेटा, जैसे रबर बैंड होता है, रबर बैंड को हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं, फिर जैसे उसको छोड़ेंगे तो वो अपने शेप को मेंटेन कर लेगा, ठीक है, स्ट्रेच कर सकते हैं, फिर वो जैसे ही छोड़ेंगे अपनी शेप को मेंटेन करेगा। तो ये एक्साइटेबिलिटी की जगह क्या होना चाहिए था बेटा, इलास्टिसिटी होना चाहिए था, ठीक है। तो यहां पे मैंने इसको आपको करेक्ट करवा दिया है, इलास्टिसिटी। एक हो गई एक्सटेंसिबिलिटी, एक हो गई कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और एक हो गई एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। तो ये चारों प्रॉपर्टी जो है किसकी है बेटा, मसल्स की है, जो मसल्स को एक स्पेशल सेल बना देती है दूसरे सेल्स के कंपैरिजन में। अब आप देखते हैं बेटा टाइप्स ऑफ मसल्स, है ना, कितने तरह की मसल्स होती है बेटा, 3 तरह की मसल्स होती है हमारे शरीर के अंदर। एक हो गई बेटा स्केलेटल मसल्स, जो बोन से एसोसिएटेड, जहां जहां हड्डियां हैं हमारी वहां पे वो मसल्स प्रेजेंट है, वो हो गई स्केलेटल मसल्स, ठीक है। स्केलेटल किसके लिए पढ़ा जाता है बेटा, स्केलेटल मतलब हड्डियों का ढांचा। तो जहां जहां हड्डियां है तो वो कौन सी मसल्स हो गई, वो हो गई आपकी स्केलेटल मसल, मतलब कंकाल पेशियां हो गई। और पर्टिकुलरली जहां पे आपका हार्ट प्रेजेंट है बेटा, हार्ट प्रेजेंट है, तो हृदय जो प्रेजेंट है आपका, वहां पे जो मसल्स होगी बेटा वो कौन सी मसल्स होती है, कार्डियक मसल होती है, और इसको हृदय मसल्स भी बोलते हैं, पेशियां भी बोलते हैं, ये वाली हो गई। तो हार्ट जो हमारा बना होता है कार्डियक मसल से बना होता है, ये हमको ध्यान रखना है। तो जहां पे बोन्स प्रेजेंट है वहां पे स्केलेटल मसल, और जहां पे हार्ट प्रेजेंट है वहां पे कार्डियक मसल। तो इसके अलावा जो मसल्स बची वो कौन सी होगी बेटा, स्मूथ मसल, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया इसको याद रखने का, और एक ये भी बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं अंतरंग। मतलब अंतरंग का मतलब ये हो गया कि ये विसरल ऑर्गन्स में भी प्रेजेंट है हमारी, इसको विसरल मसल्स भी बोलते हैं हम लोग, है ना। स्मूथ मसल तो चिकनी पेशियां बोलते हैं हम लोग, अंतरंग का मतलब ये हो गया बेटा कि ये विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं कि हमारे बेटा जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, जो हमारी फूड पाइप है, तो फूड पाइप में जो मसल्स होती है वो कौन सी होगी, स्मूथ मसल्स होगी, क्योंकि वहां पे कोई बोन नहीं है, तो बोन से एसोसिएटेड तो है नहीं, वो कंकाल पेशियां हो नहीं सकती। हार्ट की तो अपनी कार्डियक मसल हो गई, उसके अलावा जो मसल्स बची वो कौन सी होगी, स्मूथ मसल्स होगी। ऐसी आपके ब्लड वेसल्स के ऊपर भी मसल्स होती है, वो हमारी कौन सी होगी, स्मूथ मसल्स होगी। यूरिनरी ब्लैडर में जो मसल्स होती है वो स्मूथ मसल्स हो गई, ठीक है ना। हमारे आई के अंदर जो आइरिस है, सिलरी बॉडी है, जो प्यूपिल का साइज मेंटेन करती है, वो कौन सी मसल्स हो गई बेटा, वो भी स्मूथ मसल्स होगी। तो ये बात आपको समझ आ रही है ना बेटा। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, आप मॉड्यूल भी करोगे, उसमें क्वेश्चंस आपको आएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सी मसल स्केलेटल है और कौन सी स्मूथ है। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल बता रहा हूं इधर, आप खुद सोचिए कि बेटा वो कौन सी मसल्स होगी। अगर मैं बोल रहा हूं बेटा जो बाइसेप्स मसल है ये स्केलेटल होगी या स्मूथ मसल होगी, यस, तो ये वाली स्केलेटल होगी। अगर मैं बोलूंगा बेटा जो फेशियल मसल है, जो फेस के ऊपर हमारी जो मसल है, ये हमारी स्मूथ होगी या फिर स्केलेटल होगी, यस, स्केलेटल होगी क्योंकि बोन से एसोसिएटेड है। अगर मैं बोलूं बेटा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो मसल है वो स्मूथ होगी या स्केलेटल होगी, तो यस वो स्केलेटल नहीं होगी, वो क्या होगी बेटा, स्मूथ होगी, है ना। ऐसी ईसोफेगस में, एलिमेंट्री कैनाल में जो मसल है वो स्केलेटल होगी या स्मूथ होगी, यस वो स्मूथ होगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इसके लिए तो कंफ्यूज होना जरूरी है ही नहीं आपको। जहां पे हार्ट है वहां पे आपकी कार्डियक मसल है, इसके बीच में आपको कंपैरिजन आता है कि कौन सी मसल्स आपकी कहां पे है, तो वो मैंने आपको तरीका बता दिया, और हम लोग आगे क्वेश्चन भी करेंगे तो वहां पे देखने को मिलेगा। अब आ जाइए एक एक करके हम लोग मसल्स के बारे में बात करते हैं। कंकाल का मतलब आपको पता हो गया, स्केलेटल मसल, रेखित और ऐच्छिक पेशी, ये दोनों चीजें मैं आपको समझाता हूं। पहले बात करते हैं बेटा रेखित। रेखित को हम लोग स्ट्राइटेड भी बोलते हैं। अब आप बेटा इधर जो इमेज देख रहे हैं, है ना, ये इमेज आपकी माइक्रोस्कोप की इमेज है। माइक्रोस्कोप की इमेज का मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने स्केलेटल मसल को, कोई भी मसल मान लीजिए कि ये जो बाइसेप्स में जो मसल्स है, इसको अपन ने लिया, इसकी थिन सेक्शनिंग करी और पतली पतली सेक्शनिंग करके इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया, और फिर हम लोगों ने इमेज देखी। तो इमेज देखने पे हमको पता लगा कि यहां पे सेल्स का अरेंजमेंट देखा। पहले तो हम लोगों ने सेल्स का अरेंजमेंट देखिए बेटा कैसे, ये आपका एक मसल फाइबर हो गया, दिस इज वन मसल फाइबर, ठीक है, इस तरह से ये एक मसल फाइबर हो गया, ये दूसरा मसल फाइबर हो गया, ये तीसरा मसल फाइबर हो गया। इस तरह से आपको लंबे लंबे मसल फाइबर दिख रहे हैं, जिसका शेप क्या है बेटा, सिलेंड्रिकल शेप है। सिलेंड्रिकल शेप, जैसे ये पैन का शेप है ना बेटा, सिलेंड्रिकल, वैसा शेप है। तो यहां पे बेटा बहुत सारे सेल्स दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6,
है ना, ये आपको सेल्स है, ये लंबे लंबे सेल्स हैं। अब यहां पे बेटा मैं आपको न्यूक्लियस बता रहा हूं, अंदर की तरफ में न्यूक्लियस देखिए, ये रहा न्यूक्लियस, इधर ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा न्यूक्लियस, इधर भी न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है ना। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि सर एक सेल के अंदर एक से ज्यादा क्या है, न्यूक्लियस है। ये बात इधर क्लियर होगी और ये पॉइंट हमको याद रखना है इस मसल्स के रेस्पेक्ट में कि स्केलेटल मसल्स जो होती है वो क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है या यूनि न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब एक न्यूक्लियस होता है या एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। बेटा एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस आपको एक से ज्यादा दिख रहे हैं इधर, ठीक है। अब बात आती है बेटा स्ट्राइएशन के ऊपर। स्ट्राइएशन, ये जो वर्ड है स्ट्राइएशन, ये जो वर्ड है स्ट्राइएशन, इसका मतलब क्या है बेटा? स्ट्राइएशन का मतलब ये होता है कि यहां पे अगर आपको ढंग से देख पा रहे हैं आप कैमरे में, आपको ये अगर ये विजिबल है कि इधर आपको कुछ बैंड्स दिख रहे हैं, कुछ लाइनें दिख रही है, कुछ धारियां दिख रही है ना। यहां पे कुछ देखिए इस तरह से लाइनें दिख रही है आपको, है ना, ये बीच बीच में आपको लाइनें दिख रही है बहुत सारी। तो ये जो होता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइएशन, मतलब आपको अल्टरनेटिवली डार्क और लाइट बैंड दिख रहे हैं। अब यहां पे इसी डायग्राम को मैं आपको इधर दिखा रहा हूं, इसी डायग्राम का एक और ये माइक्रोस्कोपिक इमेज है जहां पे आप न्यूक्लियस देख पा रहे हैं और लाइनें देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको स्ट्राइएशन बोलते हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन और है। यहां पे देखिए बेटा इधर क्या है, देखिए अब इधर मैं बता रहा हूं आपको स्ट्राइएशन क्या है। देखिए बीच में आपको क्या है, कुछ डार्क बैंड दिख रहे हैं, ये इस तरह से, ये जो है ये डार्क हो गया, ठीक है, ये डार्क हो गया। इसके बाद में आप देखिए कि आपको है ना डार्क के बाद में लाइट भी दिखेगा, है ना, फिर डार्क दिखेगा आपको। ये देखिए डार्क हो गया, ये फिर डार्क हो गया, ठीक है, फिर लाइट हो गया, फिर डार्क हो गया, फिर डार्क हो गया, है ना। इस तरह से आपको हर सेल के अंदर दिख रहा है डार्क और लाइट। तो ये जो अल्टरनेशन होता है किसका बेटा, डार्क और लाइट बैंड का, है ना। ये जो आप देख रहे हो ये डार्क बैंड, ठीक है, इसको हम लोग डार्क बोल रहे हैं क्योंकि माइक्रोस्कोप में ये डार्क कलर का दिख रहा है, और बीच बीच में आपको क्या दिख रहे हैं बेटा, लाइट दिख रहे हैं। ये लाइट बैंड दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो डार्क बैंड और लाइट बैंड का अल्टरनेशन है, अल्टरनेशन का मतलब एक छोड़ के फिर वापस से डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, ऐसे जो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, स्ट्राइएशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्राइएशन बोलते हैं। स्ट्राइएशन का मतलब और रेखित का मतलब कोई भी आपसे पूछे तो आप सिंपली ये बोलेंगे कि इस मसल फाइबर के अंदर, मतलब इस मसल सेल के अंदर आपको डार्क और लाइट बैंड का पैटर्न देखने को मिल रहा है, उसको बोलते हैं स्ट्राइएशन। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये डार्क बैंड और लाइट बैंड क्यों बन रहे हैं, ऐसा क्या रीजन है? देखिए मसल्स जो होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट जो होती है वो अंदर जो उसके प्रोटीन्स होते हैं उसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट होती है। वो प्रोटीन्स जो होते हैं बेटा उनको हम लोग एक्टिन एंड मायोसिन बोलते हैं। तो यहां पे कुछ इस तरह से अरेंजमेंट है कि आपको जो है वो डार्क और लाइट करके बैंड दिख रहा है, मतलब कि इट इज ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स, अरेंजमेंट ऑफ टू प्रोटीन्स विच इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन। तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा कि एक्टिन एंड मायोसिन के अरेंजमेंट के कारण आपको ये डार्क एंड लाइट बैंड दिख रहे हैं। ये बात समझ आ गई? आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे, आगे मैं बिल्कुल आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये एक्टिन और मायोसिन का अरेंजमेंट ऐसा क्यों है और ऐसा डार्क बैंड और लाइट बैंड क्यों दिख रहे हैं, है ना। तो अभी के लिए दो प्रोटीन है बेटा जो ध्यान रखना है आपको। एक तो ध्यान रखना है कि एक तो एक्टिन हो गया, ठीक है, और एक क्या हो गया बेटा, मायोसिन हो गया। ये दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, इसी की वजह से हमको क्या देखने को मिल रहा है, इसी की वजह से हमको ये स्ट्राइएशन देखने को मिल रहा है। स्ट्राइएशन क्या है, अल्टरनेशन ऑफ डार्क बैंड और लाइट बैंड। ये बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, न्यूक्लियस की मैंने आपको कंडीशन बता दी है। न्यूक्लियस जो होता है बेटा इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। और ये जो होती है बेटा सिलेंड्रिकल शेप होती है, इसमें कोई ब्रांचिंग पैटर्न देखने को नहीं मिलता। ब्रांचिंग पैटर्न का मतलब ये होता है कि एक मसल फाइबर दूसरे मसल फाइबर से ब्रांच के थ्रू जुड़ा हुआ है, एक ब्रांच निकल रही है और वो दूसरे में जा रही है, ऐसा नहीं है बेटा। एक मसल फाइबर बिल्कुल सेपरेट है दूसरे मसल फाइबर से, ठीक है। तो यहां पे देखिए जैसे कि मान लीजिए ये है, ये एक मसल फाइबर हो गया, ये अलग है बिल्कुल, ठीक है, ये दूसरे के साथ में कोई ब्रांचिंग नहीं बना रहा। ये देखिए ये मसल फाइबर अलग हो गया। यहां पे देखिए ये मसल फाइबर जो है
ये दूसरे के साथ में कोई ब्रांचिंग नहीं बना रहा। ये मसल फाइबर देखिए, ये अलग है, ये मसल फाइबर देखिए अलग है। तो हर मसल फाइबर दूसरे मसल फाइबर से अलग है, कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अनब्रांच। ठीक है, तो ये इसके कुछ बेसिक पॉइंट हो गए। अब हम लोग आगे इसके पॉइंट्स को देखते हैं एक एक करके। तो मैंने बताया आपको कि हल्की व गहरी पट्टियां, मतलब डार्क बैंड और लाइट बैंड जो होता है उसको स्ट्राइएशन बोलते हैं, वो क्या है इसके अंदर प्रेजेंट है। ये क्लियर हो गया सर। फंक्शन जो इसका है वो वॉलंटरी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, वैसे ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो मसल्स जो होती है वो वॉलंटरी होती है, मतलब ये ऐच्छिक होती है। ऐच्छिक का मतलब ये होता है बेटा कि वो आपके कंट्रोल में, वो आपके ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी को इनवॉलंटरी कंट्रोल कर रहा है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसका मतलब ये है कि जहां जहां स्केलेटल मसल्स है उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं, वो मेरे कंट्रोल में है, वो वॉलंटरी कंट्रोल में है। ठीक है, जैसे मैं इसके एग्जांपल आपको भी आगे बताऊंगा कि जो स्मूथ मसल्स होती है वो इनवॉलंटरी होती है, जो कार्डियक मसल होती है वो क्या होती है, इनवॉलंटरी होती है। क्या मैं हार्ट की मसल को कंट्रोल कर सकता हूं? क्या मैं दिल की धड़कनें अपनी बढ़ा सकता हूं या कम कर सकता हूं? ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकता मैं, या रोक सकता हूं? नहीं कर सकता मैं। या फिर मेरे ईसोफेगस के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो मसल है, क्या मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता हूं? नहीं। बट स्केलेटल मसल जहां जहां है, देखिए स्केलेटल मसल जहां जहां मैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवा पा रहा हूं, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे टंग जो हो गई, टंग भी बेटा मेरे स्केलेटल मसल है ना, इसको मैं कंट्रोल कर पा रहा हूं। तो जो जो चीजें आप कंट्रोल कर पा रहे हैं बेटा, वो क्या हो गई, स्केलेटल मसल होगी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं बेटा कि जो आइरिस जो हो गई और जो पर्टिकुलरली सिलरी बॉडी जो हो गई, जो आई के अंदर है, वो कौन सी मसल होगी, वो स्केलेटल होगी या स्मूथ होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसका जवाब है ना सोचिए आराम से, हम लोग लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो जो सिलरी बॉडी है और आइरिस है वो आपकी स्केलेटल मसल होगी या स्मूथ मसल होगी, मतलब कि वो वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी है, वो आपको सोचना है बैठ के अभी, है ना। इसका स्ट्रक्चर जो है बेटा सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है और अशाखित, मतलब इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती है। इसका जो न्यूक्लियस है बेटा बहुकेंद्रिकीय, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और जो न्यूक्लियस की पोजीशन है बेटा वो फेरीफ्री पे है। फेरीफ्री पे मतलब सबसे आउटर साइड में, मतलब बाहर की तरफ में। ऐसा नहीं है बीच में न्यूक्लियस है, ऐसा नहीं है, वो बाहर की तरफ है न्यूक्लियस। ये देखिए बिल्कुल बाहर की तरफ, मतलब सेल मेम्ब्रेन के पास में है वो, है ना। तो ये चीज हो गई आपकी। इसके बाद में यहां पे देखिए बेटा ब्लड सप्लाई, इसमें क्या है बेटा, ब्लड सप्लाई जो होती है वो क्या होती है, अबंडेंट होती है। अबंडेंट का मतलब ये होता है कि ज्यादा होती है यहां पे। अब यहां पे ब्लड सप्लाई की ज्यादा क्यों जरूरत है हमको? क्योंकि बेटा ब्लड सप्लाई जितनी अच्छी होगी उतना ही वहां पे न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे, उतना ही वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई होगी और उतना ही वहां पे एटीपी का जनरेशन होगा। हम लोग पढ़ते हैं बेटा कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एटीपी जनरेट होती है, और वो एटीपी ही हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए काम आएगी अभी। तो यहां पे अबंडेंट ब्लड सप्लाई का मतलब आपको समझ आ गया है कि यहां पे ब्लड सप्लाई जरूरी है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे, ग्लूकोज पहुंचेगा वहां पे ऑक्सीजन पहुंचेगी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और एटीपी बनेगी, है ना। तो अबंडेंट होती है यहां पे। चलिए आगे देखते हैं। स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बेटा, स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये हो गया कि ये कितना तेजी से कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है मसल। तो इसका सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब नियरली इसका बेटा 0.1 सेकेंड होता है। ये आपको ध्यान रखना है, 0.1 सेकेंड होता है, मतलब कि ये 0.1 सेकेंड में, ठीक है, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, मतलब इतना तेज इसका स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है। अभी मैं आपको स्मूथ मसल और कार्डियक मसल का भी बताऊंगा, फिर आप कंपेयर करना, तब आपको समझ आएगा कि इसका स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेज होता है। ठीक है, इसके अंदर थकान, मतलब कि फेटिक जो होता है, जल्दी पेशीय थकान देखने को मिलती है, मतलब कि ये जो मसल से बेटा ये इजिली फेटिक हो जाती है। इजिली फेटिक का मतलब ये होता है, देखिए फेटिक होता क्या है, हम लोगों को पता है बेटा कि जो हमारे अंदर जो पर्टिकुलरली ग्लूकोज जो होता है, ठीक है, ये जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज किसकी प्रेजेंस में बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है। किसके अंदर बेटा, CO2 के अंदर। ये CO2 आपकी वापस से एनवायरनमेंट में चली जाती है, ठीक है, H2O, और यहां पे बेटा कुछ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है, किसकी फॉर्म में बेटा, ATP की फॉर्म में एनर्जी बनती है।
ये हमको एक रिएक्शन पता है जिसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, और क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा, ये एरोबिक रिएक्शन हो गई। एक यहां पे ही एक और रिएक्शन मैं बताता हूं आपको, जो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो बेटा ईस्ट के अंदर तो इथेनॉल बनता है, और मसल्स के अंदर क्या बनता है बेटा, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, और यही लैक्टिक एसिड जो होता है बेटा वो क्या हो जाता है, मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। ये मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, मसल्स के अंदर जम जाता है, क्योंकि ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ है। यहां पे कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, यहां पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। इस वजह से बेटा क्या हो जाता है, यहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, और उसी कारण क्या होता है, फेटिग होता है। तो ये फेटिग क्यों होता है बेटा, ड्यू टू accumulation of लैक्टिक एसिड। और मैंने आपको रीजन बता दिया कि बेटा लैक्टिक एसिड क्यों बनता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड का बनने का रीजन ये है कि उस मसल्स में क्या होगी, ऑक्सीजन सप्लाई अब कम हो गई है ना, क्योंकि उस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन बहुत तेजी से हो रहा है, एटीपी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई है। इस कंडीशन को हम लोग कब बोलते हैं, देखिए अभी मैं रिलैक्स फॉर्म में, अभी मेरे को ऑक्सीजन की सप्लाई इनफ है और एटीपी का जनरेशन भी इनफ हो रहा है। बट अगर मान लीजिए कि अभी ही मैं दौड़ने लग जाऊं और मैं पर्टिकुलरली 1 किलोमीटर तक दौड़ता रहूं, उसके बाद में क्या होगा बेटा, उसके बाद में एकदम से मसल के अंदर फेटिग आ जाएगा, थकान हो जाएगी। उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि मेरी बॉडी की ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई है, और मेरे बॉडी में क्या हो रहा है, वो ऑक्सीजन की डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही है। वो पर्टिकुलरली जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए मेरे को, वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। अब उस केस में क्या होगा बेटा कि ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज क्या होगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर, और वो लैक्टिक एसिड क्या होगा, मेरे मसल्स के अंदर जम जाएगा, और उसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो मसल फेटिग जो होता है वो किसकी वजह से होता है बेटा, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, है ना। यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि बेटा इसका जो कंट्रोल है वो कंट्रोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होने की वजह से ही ये क्या होती है बेटा, वॉलंटरी होती है आपकी मसल्स, है ना। सीएनएस इसको कंट्रोल करता है। अभी हम लोग देखेंगे स्मूथ मसल्स जो होती है बेटा, स्मूथ मसल्स को एएनएस कंट्रोल करता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। हमारे लिम्स के अंदर, पैरों के अंदर, है ना, हाथों के अंदर, टंग जो होगी, जीभ जो हो गई, आईलिड जो हो गई, है ना, आईलिड जो होगी, वहां पे कौन कौन सी मसल्स हो गई, सारी की सारी स्केलेटल मसल्स हो गई है। तो आई होप आपको स्केलेटल मसल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं बेटा। स्केलेटल मसल्स में हम लोगों ने देखा था कि ये रेखित होती है, मतलब इसके अंदर स्ट्राइएशन देखने को मिलता है, और ये जो स्ट्राइएशन होता है ये होता है एक्टिन और मायोसिन के जो प्रोटीन्स होते हैं उनके अरेंजमेंट के कारण डार्क बैंड और लाइट बैंड देखने को मिलता है मसल फाइबर के अंदर जब आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हैं। और ये डार्क बैंड और लाइट बैंड की वजह से जो होता है आपको स्ट्राइएशन, इसको प्रॉपर्टी बोल देते हैं कि स्ट्राइएशन देखने को मिलता है किसके अंदर, स्केलेटल मसल में, और इसके अंदर ब्रांचिंग पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। ये सिलेंड्रिकल होती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस की पोजीशन फेरीफेरी पे होती है, ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर। ठीक है, ब्रांचिंग इसके अंदर होती नहीं है, है ना। ये कुछ पॉइंट देखा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है, और पोजीशन आप स्केलेटल मसल्स की अब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अंतरंग मतलब कि विसरल ऑर्गन्स के अंदर जो हमारी प्रेजेंट है, विसरल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स का मतलब ये होता है बेटा जो बॉडी के अंदर की तरफ में प्रेजेंट है, वो आपको बाहर की तरफ में सुपरफिशियली नहीं दिख रहे हैं। विसरल ऑर्गन, चिकनी मतलब जब भी तो हम लोग इसको स्मूथ मसल्स बोलते हैं, और अनैच्छिक पेशियां और इनवॉलंटरी। ठीक है, तो अब विसरल का मतलब मैंने आपको बता दिया है बेटा कि विसरल का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी के अंदर, अंतरंग मतलब कि बॉडी के अंदर की तरफ में होती है हमारे, जैसे ईसोफेगस हो गई, एलिमेंट्री कैनाल हो गई, ब्लड कैपिलरीज हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई, वहां पे क्या है आपकी मसल्स प्रेजेंट है। स्मूथ क्यों बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि स्मूथ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो मसल्स होती है वो क्या होती है, इसके अंदर जो स्ट्राइएशन होता है, ठीक है, इसके अंदर जो स्ट्राइएशन होता है वो क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। अब यही प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है जिसके ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। इसके अंदर स्ट्राइएशन आपको एब्सेंट दिख रहा है, और इसी स्ट्राइएशन के एब्सेंट होने की वजह से बेटा जब माइक्रोस्कोप के नीचे आप इसको रखते हो तो आपको ये प्लेन दिखती है, मतलब चिकनी स्मूथ दिखती है ये।
क्योंकि स्केलेटल मसल को जब आपने देखा था तो उसमें डार्क बैंड और लाइट बैंड का पैटर्न दिख रहा था, वो स्ट्राइटेड थी। तो ये जो होती है बेटा अनस्ट्राइटेड मसल होती है, इसलिए हम लोग इसको है ना पर्टिकुलरली एक नाम और बोल देते हैं, क्या, अनस्ट्राइटेड मसल। अनस्ट्राइटेड मसल, क्योंकि स्ट्राइशन देखने को नहीं मिलता। अब मैं आपको बोल रहा हूं बेटा कि आप न्यूक्लियस को देखिए, और न्यूक्लियस को देखने के बाद में आपको समझ आएगा कि ये जो न्यूक्लियस है ये यूनिन्यूक्लिएटेड है। अगर कोई बच्चा नहीं देख पा रहा है तो मैं आपको बेटा एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। यहां पे देखिए बेटा, जो इसका ये जो मसल है ना सेल है, इसके फाइबर्स जो होते हैं वो स्पिंडल शेप होते हैं, इस तरह से स्पिंडल शेप, इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप। क्योंकि बेटा इसके जो दोनों छोर है, ये जो छोर है और ये वाला जो छोर है, ये क्या है बेटा, फ्यूज है। ये फ्यूज है, सिलेंड्रिकल बॉडी नहीं है इसकी। और यहां पे जो न्यूक्लियस जो है बेटा, वो न्यूक्लियस की जो पोजीशन मैं आपको बनाता हूं, तो न्यूक्लियस की पोजीशन आपको सेंटर में दिखेगी, ये वाली। तो न्यूक्लियस जो है बेटा वो सेंटर पे है और इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड। तो ये क्या हो गया बेटा, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, स्पिंडल शेप हो गया। इसके अंदर भी ब्रांचिंग देखने को नहीं मिल रही है मेरे को, तो ये अनब्रांच्ड हो गई। वेरी इंपॉर्टेंटली बेटा नेक्स्ट चीज मैं बता रहा हूं आपको, इनवॉलंटरी मसल्स। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी, इसको ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है और ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जो है ना, मान लीजिए कि आप, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था बेटा, अब आप जवाब उसका बताइए, आइरिस और सिलरी बॉडी कौन सी मसल्स होती है? यस, तो आप सही सोच रहे हैं कि सर ये तो स्मूथ मसल्स होती है, क्योंकि स्केलेटल मसल्स तो वॉलंटरी है, और ये जो आइरिस और ना जो सिलरी बॉडी है ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं ब्राइट लाइट में जाता हूं, जैसी ज्यादा जहां पे रोशनी होती है, तो वहां पे जो मेरा प्यूपिल है वो प्यूपिल का साइज रिड्यूस हो जाता है। बेटा थोड़ा बहुत आपने आई के बारे में पढ़ रखा है जूनियर क्लास में, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं, इसलिए मैं इस लेवल पे आपको बता रहा हूं कि ये जो आइरिस जो है, आइरिस क्या होती है बेटा, आइरिस का साइज छोटा हो जाता है और प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि लाइट ज्यादा है। रेटिना पे कम से कम लाइट पहुंचनी चाहिए ताकि रेटिना डैमेज ना हो जाए। और मान लीजिए कि आप बहुत कम लाइट में रहते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये प्यूपिल का साइज डायलेट हो जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट पहुंच पाए रेटिना के ऊपर, ताकि इमेज बन पाए। तो इसका मतलब ये है कि जो ये आइरिस है ये तो अपने आप कंट्रोल हो रही है, ये तो मेरे कंट्रोल में तो है ही नहीं। तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो ये कौन सी होगी बेटा, स्मूथ मसल्स हो गई। और स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होती है, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए, सारी स्मूथ मसल्स क्या होती है, इनवॉलंटरी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। यहां पे हल्की व गहरी पट्टियां बेटा इसके अंदर क्या है, एब्सेंट है। पहला पॉइंट ये हो गया है ना, ये क्लियर हो गया। इसका फंक्शन क्या है बेटा, अनैच्छिक है, इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मतलब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। जैसे स्केलेटल मसल मेरे कंट्रोल में है, वैसे ये नहीं है ना। और एक चीज आप ये ध्यान में रख लीजिए ना कि स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी है, बाकी जो भी मसल बची, स्मूथ मसल बची, वो भी इनवॉलंटरी है। और कार्डियक मसल, हार्ट को तो हम लोग वैसे ही कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो भी इनवॉलंटरी है ना। इसके बाद में स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप का मतलब मैंने बता दिया बेटा कि इस तरह का जो शेप होता है ये स्पिंडल शेप होता है ना। अशाखित मतलब कि अनब्रांच्ड है ना। एक केंद्रीय मतलब एक न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, और न्यूक्लियस की पोजीशन जो होती है बेटा वो सेंट्रल होती है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ब्लड सप्लाई इसके अंदर लेस होती है, क्योंकि बेटा ये मसल, ये जो पर्टिकुलरली मसल्स है ये कभी कभार ही काम आती है, ऐसा नहीं है ये हमेशा काम आती है। जैसे स्केलेटल मसल देखिए, अभी मैं बोल रहा हूं तो टंग का मूवमेंट हो रहा है, आईलिड का मूवमेंट हो रहा है, ये हाथ का मूवमेंट हो रहा है, तो ये तो काम आती है। बट अगर मान लीजिए स्मूथ मसल्स की बात करूं, जैसे ईसोफेगस में अभी जो मेरी मसल्स है, जब मैं ना फूड को एनगल्फ करूंगा मतलब स्वॉलो करूंगा, तो उसी टाइम पे तो काम आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो इसलिए इस मसल की जो फंक्शनिंग है वो कम है एज कंपेयर टू स्केलेटल मसल्स। तो इसलिए बेटा इसके अंदर ब्लड सप्लाई की जरूरत मेरे को क्या है, कम है। देखिए कम का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर है ना ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, उसके अंदर क्या न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे, वो सब पहुंच रहे हैं। स्केलेटल मसल में भी पहुंच रहे हैं, कार्डियक मसल में भी पहुंच रहे हैं। बट जरूरत इसकी क्या है, जरूरत इसकी कम है, तो इसलिए इसके अंदर ब्लड सप्लाई कम है। ठीक है, इसके बाद में बेटा इसका स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है स्लो होता है। फास्टेस्ट स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किसका होता है बेटा, स्केलेटल मसल, 0.1 सेकेंड। यहां पे मैं बता रहा हूं 46 सेकेंड, 46 सेकंड तक ये मसल क्या हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट रह सकती है। इसका स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है बेटा, सबसे स्लोएस्ट है। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो होता है वो कार्डियक मसल का होता है। इसके बाद में आ जाइए बेटा इसके अंदर पेशीय थकान, नेवर, कभी भी इसके अंदर थकान देखने को नहीं मिलती है बेटा।
ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। कहां प्रेजेंट होती है बेटा? ये पाचन मार्ग द्वारा, भोजन और जनन मार्ग द्वारा युग्मक गैमेट के अभिगमन मतलब परिवहन में सहायता करती है। और आइरिस मांसपेशी, पश्चापकाय मतलब सिलेरी बॉडी, ये सारी की सारी आपके स्मूथ मसल के एग्जांपल है। देखिए मैं आइरिस के बारे में जो बता रहा था आपको, यही है कि जो आइरिस जो होता है ना बेटा, ये जो लाइनें दिख रही है ना आपको, ये देखिए इधर, ये जो लाइनें दिख रही है आपको, ये जो सारी की सारी मसल्स है, ये कौन सी मसल्स हो गई? ये आइरिस की मसल हो गई, ठीक है। और इसमें जो बीच का जो ये जो पार्ट दिख रहा है, ये आपका प्यूपिल वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये प्यूपिल वाला पार्ट हो गया, है ना। सिलेरी बॉडी आपको नहीं दिख रही इधर, तो ये जो प्यूपिल है बेटा, ये प्यूपिल के डायमीटर को, ये जो डायमीटर है, इसको कौन रेगुलेट कर रहा है? इसको रेगुलेट कर रही है कौन सी मसल? आइरिस मसल, ठीक है। इसको कौन रेगुलेट कर रही है? आइरिस मसल, है ना। और ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? ये वाला प्यूपिल हो गया। तो ये आपको आई होप ये डायग्राम से क्लियर हो रही होगी। अब आ जाइए बेटा कार्डियक मसल, हृदय पेशियां, मतलब कि हमारे हृदय में जो पेशियां हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल बोलते हैं। ये इंटरेस्टिंगली काफी इसके अंदर यूनिकनेस है, स्मूथ मसल और ये स्केलेटल मसल है, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि ये माइक्रोस्कोपिक इमेज आप देख पा रहे हैं, इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है, मैं आपको जस्ट ये दिखाना चाह रहा था कि आपको और थोड़ा सा एक विजुअल लुक मिले कि ना मसल्स होती कैसे। इसको ना देखते हुए हम लोग इधर देखते हैं, ये भी आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग यहां पे ज्यादा अच्छे से समझते हैं कि क्या क्या चीजें दे रखी है बेटा, है ना। सबसे पहली बात यहां पे ये चीज देखिए आप कि इसके अंदर स्ट्राइएशन की जो बात कर रहे थे हम लोग, कहां पे? स्केलेटल मसल्स में। वो स्ट्राइएशन सर मेरे को इधर देखने को मिल रहा है, दिख ही रहा है बेटा, देखिए ना, डार्क बैंड फिर लाइट बैंड फिर डार्क बैंड फिर लाइट बैंड, है ना, दिख रहा है ना। एक बार मैं और इसको ना हाईलाइट कर देता हूं, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये डार्क वाला पार्ट हो गया, उसके बाद में लाइट हो गया, फिर इधर डार्क हो गया, ठीक है, फिर लाइट हो गया, फिर डार्क हो गया। तो ये जो बेटा डार्क बैंड और लाइट बैंड का पैटर्न देखने को मिलता है, ये दो मसल्स के अंदर देखने को मिलता है। एक तो स्केलेटल मसल हो गई और दूसरी क्या हो गई बेटा? आपकी कार्डियक मसल होगी। स्मूथ मसल, स्मूथ मतलब चिकनी, मतलब उसके अंदर देखने को नहीं मिलता, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे डार्क बैंड और लाइट बैंड देखने को मिलता है। एक इंटरेस्टिंगली चीज जो है, ये जो न्यूक्लियस जो है बेटा, इसके अंदर न्यूक्लियस जो है, कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि न्यूक्लियस एक से ज्यादा न्यूक्लियस है या एक से कम है। तो यहां पे आप जब देखते हैं तो बेटा आपको एक ही कंप्लीट मसल फाइबर दिख रहा होगा, और वहां पे आप काउंट कर लेते हैं कि 1 2 3, और आप बोल देते हैं कि सर एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। बट ये चीज गलत है बेटा, ये एक मसल फाइबर नहीं है बेटा। यहां पे क्या होता है, ये बीच में ये मसल फाइबर जो होता है, ये ब्रेक है। कहां पे ब्रेक है? जहां पे इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। देखिए जो व्हाइट कलर की जो जिगजैग लाइन है, इसको मैं अभी देखिए ब्लू कलर में बना रहा हूं, ये जो लाइन है ये इंटरकैलेटेड डिस्क है। एक और देखिए यहां पे ये इंटरकैलेटेड डिस्क है, ये देखिए इधर पे है, ये इंटरकैलेटेड डिस्क है। यहां पे देखिए ये इंटरकैलेटेड डिस्क है। सिमिलरली यहां पे देखिए इंटरकैलेटेड डिस्क, दिस वन इज द इंटरकैलेटेड डिस्क, दिस वन इज द इंटरकैलेटेड डिस्क। तो ये चीज है। अब आप देखेंगे कि जब मैं ना इस मसल फाइबर को देखता हूं इंटरकैलेटेड डिस्क के अकॉर्डिंगली, तो ये एक मसल फाइबर हुआ मेरा, ये एक मसल फाइबर हुआ। फिर इधर देखिए आपको ये दूसरा आपको एक मसल फाइबर दिख रहा है, ये तीसरा मसल फाइबर दिख रहा है आपको। तो इसलिए जो न्यूक्लियस जो होता है ये एक मसल फाइबर है, तो ये यूनि न्यूक्लिएटेड होगा बेटा, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होगा, क्योंकि ये जो मसल्स है बेटा वो इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू डिवाइडेड है। अब सर इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है बेटा? इंटरकैलेटेड डिस्क कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूं कि ये एक मसल फाइबर है, देखिए ये एक मसल फाइबर है और ये दूसरा मसल फाइबर है। अब क्या होगा बेटा कि जो मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन इस तरह से अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाएगी और इधर से भी ये अंदर की तरफ में इन्वेजिनेट हो जाएगी, ठीक है। यहां पे देखेंगे इस तरह से अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाएगी और इस तरह से भी अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाएगी। और यहां पे बीच में क्या हो जाएगा बेटा? एक चैनल बन जाएगा। यहां पे बीच में एक चैनल बन जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? गैप जंक्शन बोलते हैं। जिसके थ्रू क्या होगा बेटा कि एक का साइटोप्लाज्म दूसरे से साइटोप्लाज्म से क्या होगा? डिवाइडेड होगा। यहां पे ये न्यूक्लियस हो गया इसका, ठीक है। तो ये जो बीच में जो हम लोगों ने बनाई है, ये जो बनाई है ये इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। इंटरकैलेटेड डिस्क,
ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट है बेटा, गैप जंक्शंस प्रेजेंट है। और गैप जंक्शंस का रोल क्या रहता है, गैप जंक्शंस का बेटा रोल ये रहता है कि गैप जंक्शंस जो होते हैं वो एक्शन पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जो होती है उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स का मतलब ये होता है कि यहां से कोई एक्शन पोटेंशियल जो होगा वो डायरेक्टली एंटर कर जाएगा यहां पे। और ऐसी ही जो नेबरिंग जो सेल्स है ना वहां पे भी होता है। ऐसे तो मैंने दो सेल्स के बीच में बताया, ऐसे सभी सेल्स के बीच में होता है। तो ये इंटरकैलेटेड डिस्क का हो गया। और यहां पे स्ट्राइएशन तो होता ही है, स्केलेटल मसल्स में भी देखने को मिलता है। न्यूक्लियस जो है वो यूनिन्यूक्लिएटेड है। ठीक है, और एक चीज और इंपॉर्टेंटली आपको यहां पे दिख रही होगी जो रेस्ट ऑफ द मसल्स के अंदर देखने को नहीं मिली बेटा, इसके अंदर ब्रांचिंग पैटर्न देखने को मिलता है। ये देखिए ब्रांचिंग है इसके अंदर, ये ब्रांचिंग दिख रही है आपको, यहां पे देखिए ब्रांचिंग दिख रही है। ठीक है, यहां पे ब्रांचिंग दिख रही है। तो ब्रांचिंग का मतलब ये होता है कि ये एक मसल फाइबर दूसरे मसल फाइबर से ब्रांचिंग के थ्रू क्या है, जुड़ा हुआ है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। अब देखते हैं बेटा एक बार, इसके अंदर भी स्ट्राइएशन देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब यहां पे आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर स्ट्राइएटेड मसल्स, किसमें आपको हल्की व गहरी पट्टियां देखने को मिलती है, स्ट्राइएशन देखने को मिलता है। तो आपको ऑप्शन फर्स्ट दे देंगे स्केलेटल मसल, दूसरा दे देंगे स्मूथ मसल, तीसरा दे देंगे कार्डियक मसल और फोर्थ दे देंगे ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि स्मूथ मसल जो होती है वो अनस्ट्राइएटेड होती है, अरेखित होती है, मतलब उसके अंदर आपको हल्की व गहरी पट्टियां देखने को नहीं मिलती है। किसमें देखने को मिलती है बेटा, कार्डियक मसल्स के अंदर और स्केलेटल मसल्स के अंदर, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये बेटा इनवॉलंटरी होती है, जैसे कि हमारी स्मूथ मसल्स थी वैसे ये भी इनवॉलंटरी है। तो देखिए कुछ प्रॉपर्टी जो है ये कॉमन है, जैसे ये वाली प्रॉपर्टी जो है स्केलेटल सिस्टम में भी है, ये वाली प्रॉपर्टी स्केलेटल मसल्स के अंदर भी है ना। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये स्मूथ मसल्स के अंदर भी है। यहां पे देखिए बेलानाकार, सिलेंड्रिकल, ये कहां पे थी, स्केलेटल मसल्स में थी। ब्रांच्ड, तो ये जो प्रॉपर्टी है बेटा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मैं अलग से हाईलाइट कर रहा हूं। तो ये वाली जो चीज है बेटा ब्रांच्ड, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये यूनिक है इसकी। इट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मसल। बाकी दोनों मसल्स के अंदर ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलती है। तो ये क्या हो गई बेटा, ये यूनिक प्रॉपर्टी हो गई, यूनिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसे ही बेटा एक और इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है जो यहां पे नहीं लिखी हुई है, विच इज द इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क भी आपको दूसरी मसल्स के अंदर देखने को नहीं मिली है, वो यहां पे देखने को मिली। तो दो प्रॉपर्टी जो होती है वो यूनिक होती है, एक इंटरकैलेटेड डिस्क होती है और ब्रांचिंग पैटर्न होता है। ठीक है, इसके अंदर ब्लड सप्लाई बेटा मैक्सिमम होती है। वापस से वही बात, सर रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है कि 24 घंटे हार्ट को पंप करना है, ब्लड को पंप करना है। तो 24 घंटे 24/7 जब तक हमारा जीवन चलेगा बेटा, कार्डियक मतलब कि हार्ट अटैक और मान लीजिए कि हार्ट का रुकना मतलब कि उसके बाद में कहानी खत्म। तो कहानी खत्म, तो जब तक कहानी चलेगी जब तक ये वाली आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इसलिए इसको ब्लड सप्लाई क्या होगी बेटा, सबसे ज्यादा चाहिए होगी। तो सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई इसको, क्योंकि सबसे ज्यादा काम करना है, फिर स्केलेटल मसल्स को, और फिर स्मूथ मसल को, क्योंकि सबसे कम काम करना है स्मूथ मसल्स को। स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बेटा रैपिड होता है। ये आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में आप पढ़ोगे, कार्डियक साइकिल जो होती है बेटा वो कितने टाइम के लिए होती है, वो 0.8 सेकंड के लिए होती है। तो वापस से मैं रिकॉल करवा देता हूं आपको, स्केलेटल मसल्स में अपन ने देखा था 0.1 सेकंड सबसे कम, सबसे जल्दी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होने वाली मसल्स होती है। फिर हम लोगों ने देखा सेकंड जो हो गई कार्डियक मसल होगी, और स्मूथ मसल जो होती है बेटा 46 सेकंड, तो सबसे ज्यादा टाइम लगाती है कॉन्ट्रैक्ट होने में। अब आ जाइए बेटा कि इसके अंदर क्या थकान होती है, नहीं, इसके अंदर थकान हो गई तो उसके बाद में तो इंसान ही मर जाएगा, है ना। तो थकान इसके अंदर होती नहीं है। इसका जो कंट्रोल होता है बेटा सीएनएस और एएनएस के कंट्रोल में होती है ना। देखिए एएनएस के कंट्रोल में तो हम लोग जानते हैं कि एएनएस जो होता है बेटा इनवॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है। सीएनएस इसके अंदर इसलिए क्योंकि बेटा जो सीएनएस होता है ना, सीएनएस का रोल क्या रहता है, जब हम लोग पढ़ते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, वहां पे बताया जाता है कि जो सीएनएस जो होता है, सीएनएस के अंदर एक मेडुला एब्लोंगेटा वाला पार्ट होता है। ठीक है,
मेडुला एब्लोंगेटा वाला पार्ट होता है, तो वो भी इसको कंट्रोल करता है, तो वो सीएनएस का पार्ट है, इसलिए हम लोग बोल देते हैं सीएनएस एंड एएनएस। और इसकी प्रेजेंस कहां है बेटा? इट इज ओनली प्रेजेंट इन द हार्ट। तो हार्ट मसल्स जो होती है वो कार्डियक मसल्स होती है, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको टाइप्स ऑफ मसल्स सारा का सारा कंप्लीट करवा दिया है। अब हमारा जो टॉपिक आता है बेटा, वो टॉपिक आता है, हमारा मेन जो टॉपिक है कि स्केलेटल मसल्स और स्ट्राइटेड मसल्स, ठीक है। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो इधर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स से। यस स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहां पे देखिए बेटा, कंकाल रेखित और ऐच्छिक पेशी, है ना। तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। स्केलेटल मसल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं बेटा। जो स्केलेटल मसल्स होती है ना, इसी को हम लोगों को अनेक डिटेल में डिस्कस करना है, क्योंकि हमारा जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट है वो इसी की वजह से तो हो रहा है ना। हम लोग चल फिर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, वो सारा का सारा जो है स्केलेटल मसल्स के कारण हो रहा है ना। स्ट्राइटेड का मतलब समझा चुका हूं, वॉलंटरी का मसल्स भी समझा चुका हूं, है ना। ये हो गया हमारा। अब ये डायग्राम देखिए बेटा, ये डायग्राम एनसीईआरटी का ही है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, एक मसल्स को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, तो इस डायग्राम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे आप जो देख रहे हैं बेटा, ये वाला जो पार्ट है ये बोन वाला पार्ट है, ठीक है। ये बोन हो गई आपकी, और ये वाली मसल्स हो गई। तो बोन और मसल्स के बीच में, बोन और मसल जो जुड़ी हुई होती है बेटा, किसके थ्रू जुड़ी हुई होती है, ये मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि वो टेंडन के थ्रू जुड़ी हुई होती है। तो यहां पे बेटा ये जो टेंडन देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट हो गया टेंडन, ठीक है। ये वाला जो पार्ट हो गया टेंडन हो गया, जो किसको जोड़ रहा है बेटा, इस मसल्स को किससे जोड़ रहा है, बोन से जोड़ रहा है। बोन वाला पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट बोन हो गया, ठीक है। दिस वन, ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये कौन सा हो गया, बोन वाला पार्ट हो गया, है ना। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटा हम लोग बोन और मसल के बीच में जो जोड़ता है वो टेंडन हो गया। अब इसकी जो कवरिंग होती है मसल्स की, ऐसा नहीं होता है कि आपने मसल्स देखा और आपको डायरेक्टली मसल सेल दिखने लग गए। इस मसल की जो कवरिंग होती है, वो कवरिंग सबसे पहले आपको दिखती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपीमाइसियम, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, एपीमाइसियम बोलते हैं। ये एपीमाइसियम हो गया। तो एक डायग्राम में यहां पे भी आपको पैरेलली बताता रहता हूं। तो बेटा सबसे पहले जो कवरिंग आपको दिखती है बोन की, मतलब मसल्स की, वो कवरिंग कौन सी हो जाती है, वो एपीमाइसियम हो जाती है। एपीमाइसियम, ठीक है। एपीमाइसियम हम लोगों ने देखा कि सर जो बाहर की जो मसल की कवरिंग है, दिस कवरिंग इज नोन एज एपीमाइसियम। तो ये क्लियर हो गया। अब जब इस कवरिंग को बेटा आप हटाओगे, तो आपको अंदर की तरफ में एक कवरिंग और दिखती है, और उसके अंदर आपको क्या दिखते हैं बेटा, फेसिकल्स दिखते हैं और मसल बंडल्स दिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये फेसिकल्स हो गए। फेसिकल्स क्या है बेटा, यहां पे ये जो पार्ट है ये फेसिकल्स है, ठीक है। ये जो पार्ट है ये फेसिकल्स है, जिसके अंदर एक्चुअल में मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो फेसिकल्स होते हैं। तो ये वाला पार्ट जो हो गया फेसिकल्स हो गया। दिस वन इज द फेसिकल। और ये एक फेसिकल को बाहर निकाल रखा है बेटा, 3D डायग्राम है, तो ये फेसिकल को बाहर निकाल रखा है। तो मैंने क्या बोला कि मसल बंडल्स और फेसिकल्स होते हैं, इस तरह से मसल बंडल्स और फेसिकल्स होते हैं बेटा। इसको क्या बोलते हैं, मसल बंडल्स भी बोलते हैं और फेसिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इट इज ऑल्सो नोन एज मसल बंडल्स एंड फेसिकल्स, ठीक है। अब ये जो मसल बंडल्स और फेसिकल्स हैं, इसकी भी कवरिंग होती है बेटा, ठीक है। अब थोड़ा सा चीजें कंफ्यूजन की तरफ जाएगी, तो इसको ढंग से देखते जाना कि इन मसल बंडल्स और इन फेसिकल्स की कवरिंग होती है। जैसे मसल की कवरिंग जो थी वो एपीमाइसियम थी, इनकी कवरिंग को हम लोग बोलते हैं बेटा एंडोमाइसियम, ठीक है। इसकी भी कवरिंग होती है, इसको बोलते हैं एंडोमाइसियम। और ये जितने भी कवरिंग जो है बेटा, वो किससे बनी हुई होती है, वो बनी हुई होती है कनेक्टिव टिश्यू से, है ना। तो दिस वन इज द एंडोमाइसियम, सॉरी ये एंडोमाइसियम नहीं, पेरीमाइसियम, सॉरी, है ना, पेरीमाइसियम होती है बेटा, पेरीमाइसियम। एंडोमाइसियम भी होती है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। और सबसे अंदर की तरफ में जो होते हैं बेटा, वो मसल फाइबर के सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो हो गई, ये वाली मैंने आपको बता दी।
है ना, पेरीमाइसियम हो गई, किसकी कवरिंग हो गई, फेसिकल्स की कवरिंग, फेसिकल्स की कवरिंग पेरीमाइसियम, है ना। अब सबसे अंदर की तरफ में देखते हैं बेटा कि ये जो होते हैं मसल बंडल्स, इसके अंदर आपके मसल फाइबर के सेल होते हैं, ठीक है, मसल फाइबर सेल्स होते हैं इसके अंदर। ये देखिए इस तरह से इसके अंदर पूरा जो होता है मसल फाइबर के सेल्स भरे हुए होते हैं। बट ये जो मसल फाइबर की जो सेल्स हैं बेटा, इसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोमाइसियम। तो इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं एंडोमाइसियम। तो यहां पे एक और कवरिंग होती है, तो वो मैं आपको अलग से बता रहा हूं। ये रहा, मान लीजिए कि इसकी कवरिंग को बोल दिया, ये रहा इसकी कवरिंग, है ना। तो इनकी कवरिंग भी होती है, ठीक है, इनकी भी कवरिंग होती है। तो ये जो रेड कलर की जो मैंने कवरिंग बनाई है, ये क्या हो गई बेटा, एंडोमाइसियम हो गई। एंडोमाइसियम हो गई, ठीक है। तो ये देखिए ये रही एंडोमाइसियम। तो पेरीमाइसियम ऑफ फेसिकल्स, एंडोमाइसियम मसल फाइबर की कवरिंग, और ये आपका सिंगल मसल फाइबर हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो मसल जो होती है वो बहुत सारे मसल फाइबर से मिलकर बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है, बहुत सारे मसल फाइबर से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है, बहुत सारे मसल फाइबर से मिलके बनी हुई होती है। और इन मसल फाइबर की ही कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम बोलते हैं, ठीक है। इनकी मसल फाइबर की कवरिंग को क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम। फिर मैंने आपको बताया कि मसल बंडल्स और फेसिकल्स, ठीक है, मसल बंडल्स और फेसिकल्स ये रहे आपके, है ना। और इनकी ही कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम बोलते हैं, ठीक है, कवरिंग ऑफ मसल बंडल्स और फेसिकल्स। और एपीमाइसियम जो होती है बेटा, वो किसकी कवरिंग हो गई, वो मसल्स की कवरिंग हो गई। ये जो कवरिंग है वो ओवरऑल मसल्स की कवरिंग हो गई। तो आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर होगा। अब मैं आपको एनसीईआरटी के डायग्राम पे लेके जाता हूं बेटा। ये रहा आपका एनसीईआरटी का डायग्राम। एनसीईआरटी ने एपीमाइसियम, एंडोमाइसियम और पेरीमाइसियम में डिवाइड नहीं कर रखा है इसको। उसने सिंपली बोल रखा है कि ये जो कवरिंग है सबसे ऊपर की तरफ में कवरिंग ना बता के उसने बोला है कि फेसिकल्स होते हैं। ये आपको फेसिकल्स दिख रहे हैं, ठीक है, इसको आउटलाइन कर देते हैं हम लोग। ये रहे फेसिकल्स, ठीक है, दिस वन इज द फेसिकल्स, है ना, ये फेसिकल्स हो गए। अब फेसिकल्स की कवरिंग आपसे पूछा जाए कि इसकी कवरिंग क्या होती है, वो मैंने आपको डायग्राम में बता दिया है कि फेसिकल्स की कवरिंग देखिए यहां पे, ये देखिए ये रे फेसिकल्स और मसल बंडल, उसकी कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम बोलते हैं। तो सर इसकी कवरिंग को तो पेरीमाइसियम बोलते हैं। पेरीमाइसियम बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे इन फेसिकल्स के अंदर आपको बहुत सारे मसल फाइबर दिख रहे हैं, मतलब कि पेशी तंतु दिख रही है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पेशी तंतु। तो ये बहुत सारे मसल फाइबर दिख रहे हैं। अब इस मसल फाइबर की कवरिंग भी मैंने बताई थी आपको कि मसल फाइबर की कवरिंग क्या होती है। देखिए डायग्राम में, ये देखिए ये मसल फाइबर है, मसल फाइबर की कवरिंग को क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम। तो इसकी जो कवरिंग होती है बेटा वो कौन सी हो गई, एंडोमाइसियम हो गई, एंडोमाइसियम हो गई। और ओवरऑल जो इसकी कवरिंग होती है, ये जो आपको बाहर की तरफ में कवरिंग जो दिख रही है, ये जो कवरिंग दिख रही है बाहर की तरफ में, ठीक है, इसको ही हम लोग बोलते हैं एपीमाइसियम। और इसी को बेटा एक नाम और बोलते हैं जिसको बोलते हैं फेशिया। एपीमाइसियम और फेशिया, है ना। अब जैसे ही हम लोग ये मसल फाइबर और पेशी तंतु की मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। तो उसकी लेबलिंग कर रखी है। और यहां पे जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लड सप्लाई आपको पता ही है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और गैसेस जो होती है वो ब्लड सप्लाई लेके आती है। अब थ्योरी में देखते हैं बेटा, थ्योरी में क्या दे रखा है कि हमारे शरीर में प्रत्येक संगठित कंकाल पेशी कई पेशी बंडलों या पुलिकाओं, मतलब कि पेशी बंडलों का मतलब मसल बंडल हो गया और पुलिकाओं का मतलब फेसिकल्स हो गया, की बनी होती है, जो संयुक्त रूप से कोलाजनी संयोजी उत्तक, मतलब कोलाजनी संयोजी उत्तक का मतलब ये हो गया बेटा कि कोलाजन फाइबर से बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, स्तर से गिरे रहती है, जिसे संपट फेशिया भी कहते हैं, फेशिया भी कहते हैं। प्रत्येक पेशी बंडल में कई पेशी रेशे होते हैं,
ठीक है। पेशी रेशे का मतलब ये होगा, हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे बेटा, पेशी रेशे का मतलब क्या हो गया बेटा, मसल फाइबर हो गया। हर मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए वापस से उसी डायग्राम पे आ रहे हैं हम लोग। ये सिलेंड्रिकल एक आपका क्या हो गया, मसल हो गई है ना, मसल फाइबर हो गया। अब इस मसल फाइबर के अंदर सिलेंड्रिकल है बेटा, मैंने आपको भी डायग्राम में बताया था ना कि सिलेंड्रिकल शेप होती है ना, इधर हम लोगों ने देखा था स्केलेटल मसल में, ये देखिए इधर यहां पे जहां पे हम लोगों ने देखा था, ये सिलेंड्रिकल होती है। अब इसी को हम लोगों ने यूं कर दिया, और मैं आपको अब आने वाली क्लास में डार्क बैंड और लाइट बैंड के बारे में भी बताऊंगा इधर, ठीक है। तो ये वाली स्लाइड पे हम लोग अब आ गए है ना। तो ये मसल फाइबर हो गया। मसल फाइबर के अंदर ये केंद्रक दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, और न्यूक्लियस की पोजीशन जो दिख रही है आपको फेरिफेरी पे दिख रही है, मतलब आउटर साइड में दिख रही है। सार्कोलीमा जो होता है बेटा, ये मसल फाइबर की मेम्ब्रेन हो गई। तो ये मसल फाइबर की मेम्ब्रेन ने इसको हटाया अपन ने, जैसे ही अपन इसको हटाएंगे तो अंदर की तरफ में आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखेंगे जो एटीपी का है ना जनरेशन करते हैं। इसी को मैंने बोला था बेटा, इसको क्या बोलते हैं, इसको सार्कोसोम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सार्कोसोम भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर फिर क्या होते हैं, पेशी तंतुक होते हैं, पेशी तंतुक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसी के ऊपर हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डार्क बैंड और लाइट बैंड क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो पेशी तंतुक, तो पेशी तंतुक को हम लोग और क्या बोलते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं मायोफाइब्रिल, और इसी को बोलते हैं बेटा मायोफिलामेंट, ठीक है। मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट, तो ये आप देख रहे हैं मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट। और ये आपको जैसे कि मैंने बताया था बेटा, स्केलेटल मसल्स जो होती है, स्केलेटल मसल्स में आपको डार्क बैंड और लाइट बैंड दिखता है, तो आपको कहीं ना कहीं अल्टरनेशन दिख रहा है डार्क बैंड और लाइट बैंड का पूरे मसल फाइबर के अंदर। और एक मसल फाइबर के अंदर बेटा बहुत सारे मैनी मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट होते हैं, मैनी नंबर। और ये जो मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट होते हैं, ये किससे बने हुए होते हैं, ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं। एंड अगेन वही बात जो मैंने स्ट्राइएशन के टाइम पे बताई थी, दो प्रोटीन जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, विच इज वन इज द एक्टिन एंड अदर वन इज द मायोसिन, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कमिंग क्लास में डिस्कस करेंगे, एक्टिन एंड मायोसिन का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, और हम लोग ये भी समझेंगे कि एक्टिन और मायोसिन की वजह से कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल के अंदर, मसल कैसे छोटी होती है, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने ये देखा कि कैसे अरेंजमेंट होता है, कैसे कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है। सबसे बाहर की तरफ में एपीमाइसियम होती है मसल की कवरिंग, और उसके बाद में फिर पेरीमाइसियम जो होती है वो मसल बंडल और फेसिकल्स की कवरिंग होती है। मसल बंडल्स के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं, और मसल फाइबर जो होते हैं, मसल फाइबर की कवरिंग को क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम बोलते हैं। जब मसल फाइबर को हम लोगों ने देखा, इसकी सार्कोलेमा को हटाया, तो अंदर हमको बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया और सार्कोसोम दिखे, और इसी मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे आपको पेशी तंतुक दिखे। ये जो बनते हैं एक्टिन और मायोसिन की मदद से बनते हैं, इनको मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अब, ठीक है।